नकल विरोधी कानून लागू होने से भाजपा में खुशी की लहर। हल्द्वानी में बीजेपी युवा मोर्चा निकालेगा आभार रैली। सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। ऋषिकेश में आज से बहेगी योग की गंगा। सीएम धामी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज। योग साधक और विभिन्न आयामों पर होगी चर्चा। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा की तैयारियां तेज। विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई बैठक। सत्र में मंत्री विधायकों को नहीं मिलेंगे संपर्क अधिकारी। बिना आईडी वाहनों के नहीं होगी एंट्री। उत्तराखंड के 7 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। अगले 24 घंटों में बारिश बर्फबारी के आसार। कुछ इलाकों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत हल्द्वानी से, जहां बीजेपी की युवा आभार रैली आज निकाली जाएगी। बता दें कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में ये रैली होगी। नकल विरोधी कानून को लेकर यह आभार रैली निकाली जाएगी। रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी युवा मोर्चा आभार रैली करा रहा है। सीएम धामी का धन्यवाद बीजेपी संगठन करेगा। तो बीजेपी की युवा आभार रैली आज निकाली जा रही है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में ये रैली आयोजित होगी और नकल विरोधी कानून को लेकर आभार रैली निकाली जा रही है। रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बीजेपी युवा मोर्चा ये आभार रैली करा रहा है। बता दें कि नकल विरोधी कानून पास हुआ, उसको लेकर युवाओं में भी खुशी की लहर है, जिसको लेकर के आभार रैली निकाली जा रही है। और आज ये रैली हल्द्वानी के रामलीला मैदान में निकाली जाएगी। नकल विरोधी कानून को लेकर यह आभार रैली निकाली जाएगी। रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और बीजेपी युवा मोर्चा ये आभार रैली करा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, युवाओं में खुशी की लहर है क्योंकि नकल विरोधी कानून पास हुआ है, जिसको लेकर के आभार रैली निकाली जा रही है। बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि हमने देखा कि तमाम जगहों पर आभार रैली आयोजित हुई थी। इसमें तमाम युवाओं ने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है जोरदार स्वागत भी किया था और रोड शो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। लेकिन बीजेपी संगठन की तरफ से तय किया गया है कि पूरे प्रदेश में 4 बड़ी जो जनसभाएं हैं वो इस तरीके से आयोजित कराई जाएंगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो आभार है वो किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देश का सबसे सख्त कानून नकल विरोधी कानून जो है उत्तराखंड में लागू किया गया है और उसमें कड़ी सजा का जो प्रावधान किया गया है, उसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है तय की गई हैं। और इसी के चलते आज हल्द्वानी की जो रामलीला मैदान है उसमें आभार रैली का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। तकरीबन 10,000 से अधिक युवाओं के जुटने का इसमें अनुमान लगाया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और साथ ही साथ बीजेपी संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी किया जाएगा और सम्मान भी किया जाएगा कि इतने सख्त कानून जो है उन्होंने प्रदेश में लागू किया है। और कह सकते हैं कि इसी तरीके की जो जनसभाएं हैं, यानी कि 4 बड़ी जनसभाओं की शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसके पहले हल्द्वानी के रामलीला मैदान में होगी। और दूसरी अगर हम बात करें तो जिस समय विधानसभा का जो सत्र है, बजट सत्र के दौरान, क्योंकि हाल ही में क्योंकि इसे मुख्यमंत्री ने अपने अनुमोदन के साथ जो है इसको लागू कर दिया था और ऐसे में कह सकते हैं कि अब इसको विधानसभा से भी पारित कराया जाएगा। तो माना ही जा रहा है कि जब बजट सत्र इसको सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद जब ये कानून पास होगा तो उसके बाद उसी दिन श्रीनगर में एक बड़ी जनसभा जो है आयोजित की जाएगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, बीजेपी के तमाम मंत्री हों, संगठन के बड़े नेता हैं वो भी शामिल होंगे और वो एक तरीके से मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे और धन्यवाद देंगे इतने सख्त कानून को लागू करने के लिए। तो कह सकते हैं कि इस चुनाव से पहले युवाओं में भरोसा पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि युवाओं के साथ सरकार खड़ी है। जो भी परीक्षाएं आप होंगी वो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से की जाएंगी और उसमें ये नकल विरोधी कानून है वो सख्त रूप से जो है लागू किया जाएगा। और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसमें जो कड़ी सजा का प्रावधान किया गया उसको सजा जो है इसी कानून के तहत दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि आज बड़ी जनसभा जो है हल्द्वानी में आयोजित होने वाली है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है शामिल होंगे। जी बिल्कुल आकाश, पिछले दिनों हमने देखा कि कई तरह के पेपर लीक के मामले सामने आए, तो ये नकल विरोधी कानून पास करना सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि जो युवाओं में आक्रोश था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हुआ है।
हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तमाम जो पेपर लीक हुए थे, तमाम जो भर्ती में घोटाले सामने आए, तो उसके बाद से कहीं न कहीं एक संदेश जो है गलत जा रहा था उत्तराखंड में कि यहाँ पर तमाम जो परीक्षाएँ होती हैं या भर्ती परीक्षाएँ जितनी भी सरकारी नौकरी में निकलती है, वो कहीं न कहीं पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ जो है सामने आ रही हैं, और यही वजह थी कि युवाओं का जो आक्रोश था, युवाओं की जो मांग थी, सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि एक नकल विरोधी कानून जो उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान हो। और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद इस इनिशिएटिव को लेते हुए सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए थे, और कह सकते यही वजह थी कि खुद मुख्यमंत्री ने जब युवाओं की मांग उठी तो अध्यादेश के माध्यम से खुद ही जो कानून है उसको अनुमोदन दिया था, और इसके बाद राज्यपाल ने उसको मंजूरी दे दी। और कह सकते हैं कि उसके बाद से युवाओं में भरोसा देता है, और यही वजह की पिछले दिनों हमने देखी चाहे लेखपाल की जो पटवारी परीक्षा हुई थी वो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से सरकार ने इस कानून के तहत कराई, जिसमें कोई भी गड़बड़ी की सूचना फिलहाल जो है देखने को नहीं मिली। इसके बाद टीचर्स की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें भी ये कानून जो है लागू रहा है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की पहल थी कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, कोई भी इसमें गड़बड़ियां ना हो, और उन परीक्षाओं में युवाओं को पूरी तरीके से भरोसा हो कि जो परीक्षा आयोजित हो रही है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास पैदा हुआ है, और ये वजह कि तमाम जगहों पर हमने देखा कि छोटे छोटे हर विधानसभा वाइज कहीं ना कहीं देखा था कि चाहे चंपावत में मुख्यमंत्री का आभार हुआ हो या फिर खटीमा में आभार व्यक्त युवाओं ने किया हो। साथ ही साथ जिस समय जिस दिन कानून लागू हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री कालसी गए थे, वहां पर भी उनका अभिनंदन किया गया था, आभार किया गया था। ऋषिकेश में रोड शो हुआ है, और ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में 4 जनसभा की बिजली कर रही है। उसमें भी कहीं ना कहीं युवाओं के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है कि युवा अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जुटेंगे और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे। बिल्कुल आकाश, युवा तो इस फैसले से खुश है ही, और सरकार भी गदगद है, क्योंकि विपक्ष ने पहले कई आरोप लगाए। तो इसका असर कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है और आधी आबादी कह सकते हैं कि साधने की कोशिश की गई है। देखिए, बिल्कुल युवाओं की अगर हम बात करें तो एक भारी तादाद में उत्तराखंड में युवा वोटर भी है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से गलत मैसेज कहना कहीं जा रहा था कि युवाओं में भरोसा पैदा करना की कोशिश थी कि किस तरीके से भरोसा दिलाया जाए कि जो परीक्षाएं हो रही हैं पूरी तरह से पारदर्शी हो रही है, तो उसको लेकर कहने का कड़ा कानून लेकर आया गया। हम इस तरह कह सकते हैं कि विपक्ष को भी एक करारा जवाब मिला है, क्योंकि विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी हमलावर था। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से कानून आया उसके बाद से 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, पूरी कोई भी गड़बड़ी की सूचनाएं से पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई गई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती थी, क्योंकि अधिक संख्या में वोटर है, और ऐसे में कह सकते हैं कि जी बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान धामी ने कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम पर आधारित गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति नामक पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही ऋषिकेश क्षेत्र में पार्किंग हेतु डीपीआर बनाने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा दिए गए ऋषिकेश के विकास कार्यों से संबंधित ज्ञापन के विभिन्न विषयों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में धामी ने स्वर्गीय श्रीदेव सुमन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया था। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के हरिद्वार से भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी, जिसके बाद अब हरिद्वार के जनपद लक्सर में भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर भारत को हिंदी राष्ट्र बनाने की मांग की है। इस दौरान हिंदू संगठन नेता अजय वर्मा के नेतृत्व में संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदू भारत की आत्मा है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हिंदुत्व का राज हो। जिस तरह से भारत में हिंदुओं का जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या के आधार पर ही बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए थे, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में रह गए थे। उसी आधार पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यही हमारी मांग है और यही हम यात्रा के आधार पर मांग कर रहे हैं। तो भारत की आत्मा है और देश का बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है वो भारत से प्यार करता है, जबकि अल्पसंख्यक विभिन्न प्रकार से देश को कमजोर करने के कुचक्र रचते रहते हैं। इन कुचक्रों का दमन करने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने
पूरे देश भर में 50 जिलों में अभी ये अभियान उठाया है। अभी पिछले सप्ताह एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है और हमारी सोच ये है कि जब हम ये जन जागरण अभी 50 जिलों से शुरू कर रहे हैं और ये आवाज धीरे धीरे बढ़ के देश के सभी जिलों से उठे और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके और देश को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने पीजी कॉलेज में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर छात्रों को बताया कि 28 फरवरी नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार सीवी रमन ने आज के ही दिन इफेक्ट की खोज की थी। कार्यक्रम में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज को इसके लिए जागरूक करने पर चर्चा हुई। हमारे देश में मनाया जाता है, परंतु हम शिक्षक हैं, हमें ऐसा लगने लग गया है कि विज्ञान के प्रति छात्र वर्ग की अभिरुचि निरंतर कम हो रही है। उनको दोबारा से विज्ञान में अभिरुचि पैदा करने के लिए संभवतः इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है। भारत सरकार का एक मंत्रालय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके अंदर एक डिवीजन है NTSTC, जिसका काम ही है कि विज्ञान का प्रचार और प्रसार पूरे देश में करे। इस साइंस ट्रेन जो चलती है विज्ञान एक्सप्रेस, ये उसी का एक उपक्रम है। नेशनल साइंस डे डॉक्टर सीवी रमन साहब ने, जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था उनकी डिस्कवरी के लिए, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए, उनकी डिस्कवरी को सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे भारतीय संविधान के अनुसार पार्ट 4A में जो H पॉइंट है, उसके हिसाब से लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाने के लिए, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए नेशनल साइंस डे प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चंपावत के किसान हाथियों के आतंक से परेशान हैं। किसानों की फसल हाथियों के कारण चौपट हो रही है। हालांकि किसानों की फसलों को बचाने के लिए वन विभाग की टीमें लगातार गश्ती पर है। हाथियों के कारण लोग रात के समय में घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। स्थानीय फॉरेस्ट ऑफिसर भी इन दिनों हाथियों की गतिविधि बढ़ने की बात कह रहे हैं। वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ा दी है। हाथियों ने बहुत बड़ा आतंक मचाया था। उधर खेत में बहुत नुकसान किया था, फसल रोड डाली थी और उसके अलावा हाथी एक दो लोगों के पीछे भी पड़ गया था जब वो भगा रहे थे। तो काफी टाइम से हाथी का इतना आतंक हो रहा है कि जो बेरोजगार हैं उनका तो मतलब खाना पूर्ति बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि फसल तो उगा नहीं रहे हैं लोग, फसल उगा रहे हैं तो हाथी खा जा रहे हैं। अब भी हमारे गांव में ही हमने देखा है कि 2-4 साल से फसल नहीं उगा रहे थे। पिछले साल उन्होंने बोला कि इस बार तो हम फसल उगाते हैं क्योंकि हम खाएंगे क्या, तो जब उगाई है तो उस बार भी पूरा फसल पूरा चौपट कर दिया। हमारी जो भी मतलब बोई हुई है फसल, उसका हमें नुकसान ही नुकसान पहुंच रहा है। कई बार मैंने वो दी एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, इसकी धान की रिपोर्ट भी दे दी है, उसका अभी हमें कुछ नहीं दिया नहीं है। हाथियों का आवागमन आजकल ज़्यादा हो रहा है और कुछ फसल को क्षति भी पहुंचाई जा रही है। तो उसी संदर्भ में ग्रामीणों की सुरक्षा और अपने वन्य प्राणी की सुरक्षा के तहत हमने सावधानी बरतने हेतु उस क्षेत्र में टीम भेज के लोगों को जागरूक भी किया और हाथी अगर आता है तो उसको भगाने का भी काम करने के लिए प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के अंसल ग्रीन वैली में अतिक्रमण के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल अंसल ग्रीन वैली में बने मंदिर से बढ़ा बवाल इतना बढ़ गया कि भाजपा पार्षदों और प्रवीण भारद्वाज के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें पार्षद खेमे के एक युवक को गंभीर चोट आई है। भाजपा पार्षद संजय नौटियाल ने प्रवीण भारद्वाज पर आरोप लगाते हुए कहा उन्होंने डीएम को पत्र लिखा था जिसमें अवैध तरीके से बनाई गई मंदिर की दीवार तोड़ने की बात कही गई थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम और भाजपा पार्षद अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंचे, जहां प्रवीण भारद्वाज ने नगर निगम और भाजपा पार्षदों के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। प्रवीण भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मेरे चाकू मार दिया। भाई आप दिखाइए तो सही, पट्टी तो खोलिए कि मेरे चाकू हाथ में लगा हुआ है। उन्होंने बयान दिया है कि मेरे सर पर धारदार हथियारों से प्रहार किया गया है, तो वो वीडियोस भी तो होगी हमारे पास वीडियो से आज
कि उस लड़के के सर पर डंडा मार दिया गया। मेरे पास वीडियो से मेरे पास वीडियो से कि उनकी वाइफ एक गन लहरा रही है। मेरे पास ये भी वीडियो है कि उसने कुत्ता छोड़कर कितने लोगों को उस कुत्ते ने काटा है। अभी तक मीडिया ने एक ही पक्ष सुना है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आप हमारा पक्ष सुनने के लिए यहाँ पे। वैसे तो भारतीय सेना के जवान हमेशा अपनी देश की रक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन सैन्य ड्यूटी के अलावा भी हमारे जवान पशु पक्षियों को नया जीवन देने का काम करते हैं। इसी कड़ी में 12वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुखवा गांव में पशुओं के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसके चलते क्षेत्र के 250 भेड़ बकरी आदि का स्वास्थ्य परीक्षण का टीकाकरण किया गया। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी पंकज प्रियदर्शी ने बताया कि पशुओं का टीकाकरण किया गया है ताकि वह सुरक्षित रहे। वहीं 12वीं वाहिनी के कमांडेंट अभिजीत सेमियार का कहना है कि भारतीय सेना सीमा के अलावा आंतरिक मामलों में भी नागरिकों के साथ खड़ी है और भविष्य में इस तरह के और भी कैंपों का आयोजन करती रहेगी। नगर निगम देहरादून इन दिनों शहर की दीवारों को सजाने और संवारने का काम कर रहा है। शहर की खूबसूरती के लिए इन दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य शहर की दीवारों को साफ सुथरा रखना है और जो ऐसी दीवारों को गंदा करेंगे उन पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त ने बताया कि दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही है। इस काम को करने वाले कई लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वालों पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें सीधे जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम स्थित सूर्य कुंड का अलग ही महत्व है। जो भी श्रद्धालु यहां आते हैं वह गंगोत्री धाम के इस कुंड के दर्शन जरूर करते हैं। इस कुंड के बारे में पौराणिक मान्यता है कि राजा भागीरथ की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने मां गंगा को धरती पर भेजा था। उस समय मां गंगा का वेग बहुत तेज था, जिसके कारण धरती पर खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसे दूर करने के लिए शंकर जी ने मां गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया था। मां गंगा को शिव की जटाओं से आजाद कराने के लिए राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मां गंगा की एक धारा को धरती पर छोड़ा। इस स्थान पर सूर्य की किरणों से अद्भुत इंद्रधनुष की रचना स्पष्ट दिखाई देती है। गौरी कुंड में और मां भागीरथी एवं केदार गंगा का मिलन भी देखने को मिलता है। गंगोत्री की वादी में अभी यहाँ पर जो है बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर केदार गंगा और भागीरथी का यहाँ पर संगम है। इसको सूर्य कुंड कहा जाता है। इतिहासों और पुराणों के हिसाब से और स्कंद पुराण के हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ पर जब भागीरथ महाराज ने तपस्या की है अपने पूर्वजों को तारने के लिए, तो गंगा स्वर्ग से गंगोत्री उतरी है, इसलिए गंगोत्री कहा जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा वेग था, वेलोसिटी था जल का कि पूरी जो पृथ्वी है पूरी जलमग्न हो गई थी। तो भगवान भागीरथ महाराज ने फिर भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर यहाँ पे प्रकट हुए और यही सूर्य कुंड के पास जो है भगवान शंकर ने पूरी गंगा को अपनी जटा में समा दिया था। इस जगह की बात की जाए तो इस जगह की बात यह है कि भगीरथ महाराज की तपस्या से जब गंगा जी पृथ्वी पर आई थी तो उनका बहाव और उनका वेग काफ़ी तेज़ था। तो शंकर जी ने दोबारा से मनुष्य जाति को बचाने के लिए गंगा जी को अपने जटाओं में समेटा था यहाँ पे, और ताकि मतलब गंगा जी का बहाव एक नियमित रूप से बहता रहे और मनुष्य जाति को उससे लाभ होता रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक पौड़ी जिले के मंडलीय मुख्यालय कार्यालयों के संचालन और पौड़ी के गौरव को पुनः स्थापित करने को लेकर की गई, जिसमें अधिकारियों को पौड़ी के सर्वांगीण विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करे जाने के लिए निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि पौड़ी जिला गढ़वाल के सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। पौड़ी की जनता को जो आश्वासन दिया गया उसके लिए समयबद्ध रूप से कार्य करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। पौड़ी भ्रमण में गया था तो मैंने तभी तय किया था कि जो मंडल के कार्यालय हैं वो मंडल के कार्यालय पौड़ी से ही संचालित हो। उसको लेकर 2 बैठकें पहले हो गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने उस पर पहले बैठक ली है और आज मैंने उस पर बैठक ली है कि मंडल के कार्यालय वहीं से संचालित होंगे, जिससे कि पौड़ी का जो है जो विकास है या उसके आसपास का विकास है
वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से हो, और उसके साथ साथ वहाँ की कुछ विकास योजनाएं हैं। वहाँ का एक बाईपास है, वहाँ पर कुछ रिवर राफ्टिंग से जुड़े हुए प्रश्न हैं, और आगे चलकर हेली सेवा है, पर्यटन है, वहाँ का कैसे बढ़े, और बहुत सारे जो म्यूजियम वहाँ पर बनना है, तो बहुत सारी योजनाओं की आज सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकृति भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों से संवाद किया। संवाद का विषय आत्मनिर्भर टिहरी की संकल्पना रखा गया। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों से चर्चा करते हुए कई विषयों पर चर्चा की। धामी का कहना था कि जीवन में समय का महत्व समझना बेहद जरूरी है। गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करें। आगे धामी ने छात्रों को बताया कि जीवन में जो भी काम करे एक लीडर की तरह करे, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल में राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में बैठक की जाएगी, जिसमें सभी विभाग लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी पूरी योजना बताएंगे। जिन विभागों का भी लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति कम है, मुख्यमंत्री ने उन विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसको अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऊर्जा, खनन एवं वन विभाग में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए विभागों को विशेष प्रयासों की जरूरत है। विभागीय सचिव राजस्व बढ़ाने के लिए इसकी नियमित समीक्षा करें। ये सामने आया था कि बजट जो है अंतिम 2-3 महीनों में ही खर्च होता है, तो इसकी एक निरंतरता रहनी चाहिए कि बजट जो है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही महीने से ये क्रम शुरू हो जाए, और निरंतरता से बजट पूरा जिसके लिए रखा गया है उस काम में पूरा का पूरा जो है वो खर्च हो और विकास के काम। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।